हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। जब अजीत ने मन्नू को सामने से आता हुआ देखा तो वो इधर उधर भागने लगा। मन्नू उसके पीछे पीछे घूमने लगी, लेकिन अजीत तो रेल का इंजन बना घूम रहा था। तभी मन्नू ने जोरदार आवाज में कहा, सर क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुन लो, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो? फिर अजीत को महसूस हुआ कि मन्नू को अभी कुछ पता नहीं चला। अजीत ने कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं काफी बिजी हूँ। मैंने बताया था ना, मेरी मीटिंग है आज, इसलिए अपने स्टाफ को ढूंढ रहा हूँ। ओके सर, पर मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी जो मैं आपकी गाड़ी में भूल गई थी। ओह सो सॉरी, आओ बाहर चलते हैं। इतनी बात करके दोनों बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि पीछे से एक लड़की ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, रुकिए। अजीत और मनु ने पीछे मुड़कर देखा, तब एक खूबसूरत सी पतली दुबली लड़की उनकी तरफ आ रही थी, जिसके हाथ में एक पेपर था। अजीत समझ गया था कि अब एक और गड़बड़ होने वाली है। अजीत ने उस लड़की से कहा, जी क्या आपने मुझे रुकने के लिए बोला? लड़की ने जवाब में कहा, जी आपको ही कहा, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो आपको देने के लिए कहा गया था। ये सुनकर मन्नू हैरत से अजीत को देखने लग गई और अजीत भी मन्नू को झेपती हुई नजरों से देख रहा था। लेकिन तभी अजीत के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो लड़की जो ज्वाइनिंग लेटर लेकर आई थी, वो मन ही मन सोचने लगती, लगता है ये पहली बार किसी इंटरव्यू में पास हुआ है, इसलिए ज्वाइनिंग लेटर देखकर खुशी से पागल हो गया। लड़की ने इतना सोचा ही था कि अजीत ने उससे कहा, अच्छा ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, जरा आप अपना नाम बताओ मुझे। लड़की ने कहा, निशा। फिर अजीत ने कहा, और मेरा नाम क्या है? लड़की ने कहा, ये मुझे कैसे पता होगा, आप ज्वाइनिंग लेटर में देख लो, क्या आपको अपना नाम भी नहीं मालूम? फिर अजीत फिर हंसा और कहा, ओह तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता लगता है, आप नहीं हो। उस लड़की ने जवाब दिया, 3 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए। इस बात पर मन्नू ने फिर अजीत को देखा और अजीत फिर हंसने लगा, ओह मैं पागल हो जाऊंगा, 3 साल हो गए, 3 साल, और मेरा नाम ही नहीं पता। कौन से फ्लोर पर काम करती हो आप? लड़की ने परेशान होकर जवाब दिया, ओफो इसी फ्लोर पर जहां हम बात कर रहे हैं। अजीत ने फिर सवाल में पूछा, और मेरा ऑफिस मतलब बॉस का ऑफिस कहाँ है? लड़की ने कहा, टॉप फ्लोर पर, और पकड़ो ये ज्वाइनिंग लेटर और फालतू के सवाल जवाब बंद करो। निशा नाम की वो लड़की इतना कहकर गुस्से में कैटवॉक करती हुई चली गई और मन्नू अजीत और उसके हाथ में पकड़े हुए पेपर को देख रही थी। तभी अजीत ने परिस्थिति को संभाला और उसने अपने पास से गुजरते हुए एक चपरासी को रोका, ए सुनो, ये पेपर अजीत को दे देना। चपरासी ने कहा, कौन अजीत? फिर अजीत ने कहा, अब ये भी पता करूं क्या? ये भी मैं पता करूं क्या? मुझे क्या पता कौन अजीत, ढूंढो उसको और दे दो। फिर चपरासी वो पेपर लेकर अपना सिर खुजाते हुए चला गया। तभी अजीत ने नकली मुस्कुराहट के साथ मन्नू की तरफ देखा। मन्नू, वो लड़की निशा ग्राउंड फ्लोर पर काम करती है, 3 साल हो गए उसे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि टॉप फ्लोर पर जो बॉस ऑफिस में है वो मैं ही हूँ। हा हा हा। फिर मन्नू को लगा कि निशा नाम की लड़की से कुछ गलतफहमी हुई है और उसने अजीत से कहा, अरे सर बताइए, आप कितना बिजी रहते हैं, आपके एम्प्लॉय भी आपको नहीं देख पाते। आपको यहाँ इस ऑफिस की बिल्डिंग में कम से कम एक तस्वीर अपनी लगानी चाहिए ताकि आपको एम्प्लॉय पहचान सके। तभी अजीत ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये सब शो ऑफ मुझे पसंद नहीं। मन्नू, बहुत सीधी सादी नॉर्मल जिंदगी है मेरी, ये सब मैं नहीं करता। मन्नू अजीत की इस बात से बहुत खुश हो गई।
अरे सर, वाह क्या सोच है आपकी। सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं, आप इस युग में कैसे पैदा हो गए? अरे नहीं मन्नू, मैं कहाँ। छोड़ो इन बातों को, चलो गाड़ी में चलते हैं, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। फिर दोनों बाहर पार्किंग में चले गए और अजीत ने मन्नू को उसके डॉक्यूमेंट दे दिए। जाते जाते मन्नू ने अजीत को याद दिलाया कि मैं कल से जॉब पर आऊँगी। मन्नू के जाते ही अजीत वापिस ऑफिस की तरफ भागा और उस चपरासी को ढूंढने लगा। उसने बहुत यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। अचानक उसकी निगाह उसी निशा नाम की लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही अजीत पीछे मुंह करके घूम गया और तेज कदमों से चलने लगा। तभी निशा ने उसे आवाज दी, ए रुको, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं, मेरी तरफ चेहरा करो, ऑफिस मेरी तरफ घूमो ऑफिस। अब क्या होगा, वो निशा को क्या जवाब देगा कि वो ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है, और निशा अब तक उससे सवाल जवाब करेगी कि अजीत ने जो निशा के साथ बाहर बकवास की थी वो सब क्या था। जब निशा ने अजीत को पलटने के लिए कहा तो अजीत धीरे धीरे उसकी तरफ घूमा और निशा ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। तुम मुझे ये बताओ, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो, और वो बकवास से सवाल क्या थे? अजीत अब सवालों के घेरे में फंस चुका था, लेकिन उसके खुरापाती दिमाग में ने काम करना शुरू किया और उसने एक और फर्जी कहानी रच डाली। अब क्या ही छुपा सकता हूँ मैं आपसे, वो जो लड़की मेरे साथ खड़ी थी वही वजह थी इस सब की। दरअसल वो मेरी बीवी है। आज से 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी। सब कुछ ठीक था, मेरा खुद का ऑफिस था, लेकिन मुझे बिजनेस में नुकसान हो गया और मैं दर बदर नौकरी के लिए भटकने लगा। अब मैं उसको कैसे बताता कि सब बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं यहाँ जॉब के लिए आया था। सोचा उसे मालूम नहीं चलेगा, लेकिन इत्तेफाक से वो यहाँ से गुजर रही थी और उसने मुझे अंदर आते हुए देख लिया और मुझे इंटरव्यू के बाद पकड़ लिया। मैं उसका दिल रखने के लिए उससे एक छोटा सा झूठ बोल रहा था कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा पुराना ऑफिस है, यहाँ मैं कम आता जाता हूँ। आज कुछ जरूरी काम था इसलिए यहाँ आया हूँ। इतने में आप वहाँ मेरा जॉइनिंग लेटर लेकर आ गई और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए मैंने वो सब किया। भला अब मैं क्या करता, कैसे बताता उसे कि मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ? क्या गुजरती उसके दिल पर? आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कहानी सुनकर निशा का दिल भी पिघल गया और उसने अजीत से कहा, ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आपकी इस सिचुएशन के बारे में, मुझे माफ़ कर दीजिए। कितना प्यार करते हो आप अपनी बीवी से, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। आप कल से जाइएगा प्लीज़, वरना मुझे गिल्टी फील होगा। अजीत की तकनीक काम कर गई। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं मैडम, होता है। अब आप मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। यहाँ कोई एक चपरासी है जिसके पास मेरा जॉइनिंग लेटर है, वो मुझे दिलवा दीजिए। निशा ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, ओके, फिक्र मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। सुरेश यहाँ आओ। निशा की आवाज़ सुनकर सुरेश चपरासी दौड़ा चला आया। जी मैडम। निशा ने देखा चपरासी के कान में एक पेपर फंसा हुआ था। उसने उस पेपर को निकाला और पेपर अजीत को दे दिया, क्योंकि वही उसका जॉइनिंग लेटर था। ये देखकर चपरासी मन ही मन बुदबुदाया, ओह तो यही है अजीत। तब जब तो कह रहा था मुझे क्या पता कौन है अजीत। फिर अजीत वो पेपर लेकर वहाँ से चल दिया और वो पार्किंग में गया और कार से घर की तरफ निकल गया। सफ़र करता गया और देखते ही देखते अजीत अपने फ्लैट के नीचे पहुँच गया, लेकिन वहाँ का नज़ारा हैरत अंगेज था। उसने देखा कि आजू बाजू लोगों की भीड़ लगी हुई है और बिल्डिंग के से ऊपर से नीचे 2 बैग सीधे अजीत के कदमों पर आ गिरते हैं। वो बैग उसे जाने पहचाने लग रहे थे। वो कुछ समझ पाता इतने में बिल्डिंग के सदर दरवाजे से लुढ़कता हुआ हल्के वजन वाला राहुल भी अजीत के कदमों में आ गिरा। अजीत ने राहुल को उठाया और इतने में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, निकम्मे कहीं के, 2 महीने हो गए, किराए का तो नामो निशान मिटा दिया है मेरी जिंदगी से, अब दफा हो जाओ।
अपने ये सड़े गले बदबूदार कपड़े लेकर। दरअसल यह मोनी नाम की औरत इस फ्लैट की मालकिन है और इन दोनों ने इसके फ्लैट का किराया न देकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी कीमत से जलील होकर चुका रहे थे। अब अजीत ने ये सब देखकर अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने बोलना शुरू किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लोग तरसते हैं हमें फ्लैट देने के लिए, क्योंकि हम जैसे शरीफ किराएदार नहीं मिलते इतनी आसानी से। जहाँ जा रहे हैं हम। मोनी ने उनके हाथ जोड़े और सीधा बिल्डिंग की तरफ चली गई और ये दोनों भी कार में बैग रखकर निकल गए। अब दिल्ली की सड़कों पर शाम की पहर में दो निकम्मे अपनी कार में हल्की आवाज में म्यूजिक ऑन करके सिर्फ चलते जा रहे थे और गाना चल रहा था। ये दोनों दीवाने शहर में धूप में या दोपहर में अब दाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। तभी राहुल ने अजीत से सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं हम और कहाँ रहेंगे? उसके जवाब में अजीत ने कहा, तू टेंशन मत ले यार, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे, वैसे भी अब मेरी जॉब लग गई है। ये सुनकर राहुल ने उस पर तंज कसा। ओह वाह, और तुझे एडवांस सैलरी भी दे दी होगी और रुकने के लिए कोई फ्लैट या होटल में ठहरने का इंतजाम भी करा दिया होगा। अजीत ने भी मुंह को थोड़ा बिस्काते हुए राहुल से कहा, अबे तू ऐसी बातें क्यों करता है, पॉजिटिव रहा कर यार। मेरी तरह रुक मैं अभी एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन मिलाता हूँ, वो हमारा इंतजाम करा देगा। अजीत ने अपना फ़ोन उठाकर उस डीलर को कॉल किया। कुछ देर रिंग गई और फ़ोन रिसीव हो गया। अजीत ने उस डीलर से बातचीत की और फ़ोन काट दिया। ये सब देखकर राहुल ने जल्दबाजी में अजीत से सवाल किया, क्या हुआ, क्या कहा उसने? अजीत ने उसके जवाब में कहा, हो गया इंतजाम। उसने एक घर बताया तो है, पर वो शेयर करना पड़ेगा। उसमें ऑलरेडी 2 लड़कियां रहती हैं। उन लड़कियों के बगल वाला रूम खाली पड़ा है, हमें दूसरा घर मिलने तक एडजस्ट करना होगा। अब राहुल के चेहरे पर एक खुशी सी आ गई। राहुल की ये खुशी देखकर अजीत ने उससे पूछ ही लिया, अबे घर मिलने की इतनी खुशी? राहुल ने जवाब में कहा, नहीं, लड़कियों के साथ रहने की। इस बात पर दोनों हंसने लगे और गाड़ी का तीसरा गियर डालते हुए अजीत ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच गए। वो 2 मंजिला गार्डन के बीच बना खूबसूरत सा घर देखकर दंग रह गए। ये देखकर राहुल से रहा नहीं गया और उसने बोल ही दिया, ये घर इतना खूबसूरत है तो इसमें रहने वाली लड़कियां कितनी खूबसूरत होंगी। सोच अजीत, इसको फाइनल कर दे, जितने भी पैसे मांगे। जवाब में कहा। मालिक को घर के फोटोग्राफ देखकर ही पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे, पूरे 1000 रुपए। इसके जवाब में राहुल ने कहा, बहुत बढ़िया, तूने ये बिल्कुल सही किया। क्या पता हमारे यहाँ पहुँचने से पहले कोई और इसे ले लेता तो 1000 रुपए कहाँ से आए? अजीत ने कहा, तेरा लैपटॉप मैंने ऑनलाइन बेच दिया था 20,000 रुपए में। ये सुनकर राहुल आग बबूला हो गया। अबे उसकी ईएमआई भी अभी पूरी नहीं गई, तूने उसे बेच दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे? अजीत ने जवाब में कहा, चौंक तो ऐसे रहा है जैसे ये मैंने पहली बार किया हो। इससे पहले मैंने तेरा फोन भी तो बेचा था। अब ये सुनकर तो राहुल अपना आपा खो बैठा। क्या? और मुझे लगा कि जब मैं सो रहा था तो बगल वाले फ्लैट में रहने वाले MBBS के कुलदीप नाम के स्टूडेंट ने मेरा फ़ोन चुराया है। मैंने उसे 2 घंटा कमरा बंद करके पीटा था। उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और मैं पूरी रात पुलिस स्टेशन में बंद था। आज भी वो केस मेरे ऊपर चल रहा है। इतना कहकर राहुल ने अजीत का गला पकड़ लिया। अजीत ने गला छुड़ाते उससे कहा, ओ सब भूल जा मेरे दोस्त, मेरी मजबूरी थी, अब मेरी जॉब लग गई है, मैं तुझे नया लैपटॉप और फोन दिला दूंगा। ये सुनकर राहुल ने अजीत का गला छोड़ दिया और हल्की सी आवाज में कहा, 128 GB से कम नहीं लूंगा। इसके बाद दोनों घर के दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्होंने डोरबेल बजाई। फिर दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाजा खोला।
और राहुल तो उसे देखकर अपनी अलग दुनिया में गुम हो गया। जीते जागते सपने देखने लगा। उसके ख्यालों में वो लड़की खुशहाल हालत में खेलती कूदती एक गार्डन में भाग रही थी और राहुल उसके पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ भाग रहा था। तभी अजीत ने उसे एक थपकी मारी और राहुल होश में आया। फिर अजीत ने उस लड़की से बातचीत शुरू की। आप मिस रूबी है ना? उस लड़की ने जवाब में गर्दन से हाँ का इशारा किया। फिर अजीत ने जवाब में कहा, जी मेरा नाम अजीत है और ये मेरा दोस्त राहुल है। दरअसल हम आपके हाउस मेट हैं, तो हम उसी के लिए आए हैं। फिर लड़की ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और दोनों को अंदर बुलाया। फिर उसने अजीत से कहा, जी मेरी बात इस घर के मालिक मिस्टर गोयल से हो चुकी है। देखिए ये वाला रूम हमारा है और इसके बगल वाला आपका। ऊपर ड्राइंग रूम है और किचन भी। इस घर में 2 बाथरूम है, एक ऊपर और एक इस फ्लोर पर। अब आप अपने रूम में जा सकते हैं। फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके जवाब में राहुल बीच में बोल पड़ा, और आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा रूम के अंदर आ जाइएगा, मुझे खुशी होगी। ये बात सुनकर अजीत ने राहुल के कंधे को अपने हाथ से दबाया और उस रूम में ले गया और जाते जाते उसने मिस रूबी को थैंक यू कहा। राहुल को रूम के अंदर लाके उसने सामान बेड पर फेंका और गुस्से में राहुल से कहा, अबे तू हल्का फुल्का पागल है क्या? किसी अनजान लड़की को तू उसे अपने रूम में आने के लिए कह रहा है? इसके जवाब में राहुल ने कहा, अबे तू पागलों की नई नस्ल का पागल है क्या? ये तहजीब है। मैंने उसे इतना हक दिया कि वो बिना इजाज़त कभी भी हमारे रूम में आ सकती है। अब उसे अपना समझते हैं। इसी बेरुखी की वजह से आज दुनिया आपस में लड़ रही है। अजीत समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। उसने बात वहीं खत्म कर दी। इसके बाद वो नहाए और उन्होंने अपने कपड़े बदले। अब रात के 9 बज चुके थे। राहुल रूबी का किचन में हाथ बटा रहा था और अजीत डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक हाथ से सेब खाते खाते कोई किताब पढ़ रहा था। इतने में घर की डोरबेल बजी। तभी अंदर से रूबी की आवाज़ आई कि अजीत डोर खोलकर देखना कौन आया है। फिर अजीत ने राहुल को आवाज़ दी कि वो दरवाज़ा खोल दे। फिर राहुल की आवाज़ आई कि मैं रूबी के साथ किचन में हूँ और आलू छील रहा हूँ। ये सुनकर अजीत को ये बात सुनकर हैरत हुई, लेकिन आखिर में वो चेयर पर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और धप से दरवाज़ा खुला रह गया और उसने जो देखा तो उसका सेब चबाता हुआ मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजे के उस तरफ खड़ी थी मन्नू। अब क्या होगा? क्या मन्नू अजीत का सच जान जाएगी या अजीत फिर कोई कहानी बनाएगा? क्या होगा आगे? आखिर इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए आप हमारी कहानी में बने रहिए। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।